I was 18 and a half. I saw 2 battlefields, one at Passchendaele and one at Pilkem. I shall never forget it as long as I live. लोग समझते हैं कि ये जंगें बारूद से शुरू हुईं। लोग समझते हैं कि आलमी जंगों का आगाज सरहदों के तनाज़ुं से हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि इस खूनी खेल का आगाज तब हुआ जब वो दीवार गिरा दी गई जिसने 600 साल तक आलमी फितनों के सामने बंद बांधे रखा था। 1924 खिलाफत उस्मानिया का सूरज गुरूब हुआ। ये सिर्फ एक सल्तनत का खात्मा नहीं था, ये उस ढाल का टूटना था जिसने मशरिक और मगरिब के तवाज़ुन को संभाल रखा था। जब ये मरकज टूटा तो दुनिया के लुटेरों के लिए शिकार का वक्त शुरू हुआ। तारीख के सफ़हात गवाह हैं, जब सल्तनत के पुर्जे बिखरे तो लंदन और पेरिस के बंद कमरों में बैठकर चंद सियासतदानों ने इंसानियत की तकदीर का फैसला किया। वो साइक्स पिको का मुआहिदा हो या बाल्फोर डिक्लेरेशन, ये वो चालें थी जिन्होंने सरहदें जमीन पर नहीं बल्कि इंसानों के सीनों पर खींच दी। उन्होंने एक ऐसी आग लगाई जो आज 1 सदी गुजरने के बाद भी नहीं बुझी। सियासतदानों ने मुल्कों को ऐसे बांटा जैसे कोई मीरास बांटी जाती है। भाई को भाई से जुदा किया, कबीले को कबीले से लड़ाया। और जब ये नक्शे मुकम्मल हुए तो दुनिया ने देखा कि पहली और दूसरी जंगे अजीम के नाम पर लाखों इंसानों की कुर्बानी दी गई ताकि नया आलमी निज़ाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जा सके। लेकिन क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? क्या ये सियासतदान सिर्फ इक़्तिदार के भूखे थे, या फिर वो अनजाने में उस स्टेज को तैयार कर रहे थे जिसकी खबर 1400 साल पहले दी गई थी? सल्तनत उस्मानिया का खात्मा वो पहली डोमिनो थी जो गिरी। उसके बाद इसराइल का क़याम, मशरिक़ वुस्ता की तबाही और अब सुपर पावर्स का एक दूसरे के सामने खड़ा होना। ये एक ऐसी जंजीर है जिसकी आज जब हम यूक्रेन की सरहदों पर बमबारी देखते हैं, गजा की गलियों में मासूमों का खून बहते देखते हैं, या ताइवान के गिर्द बहरी बेड़े देखते हैं, तो ये मत समझिए कि ये नया तनाज़ा है। ये वही अधूरा खेल है जो उस्मानिया के बिखरने पर शुरू हुआ था और अब अपने इबरतनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या हम इस आखिरी घड़ी में दाखिल हो चुके हैं? क्या तीसरी जंग अजीम वही अजीम जंग है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खून घोड़ों के टखनों तक पहुंच जाएगा? आइए आज इस स्क्रिप्ट के जरिए उन पर्दों को हटाते हैं जिनके पीछे आलमी सियासतदानों की साजिशें और आसमानी पेशगोइयां आपस में टकराती हैं। सल्तनत उस्मानिया, जिसे मगरिब ने यूरोप का मर्दे बीमार, द सिक मैन ऑफ यूरोप कहना शुरू कर दिया था, लेकिन हकीकत ये थी कि ये बीमार खुद नहीं हुआ था, इसे आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया गया था। जब दुनिया पहली जंग अजीम के दहाने पर खड़ी थी, तब लंदन और पेरिस के बंद कमरों में 2 शख्स बैठे दुनिया का नक्शा बदल रहे थे, मार्क साइक्स और फ्रांकोइस जॉर्ज पीकॉट। उन्होंने एक ऐसी लकीर खींची जिसने मुसलमानों को मुल्कों, परचमों और कौमियतों में बांट दिया। लेकिन क्या सिर्फ बैरूनी दुश्मन काफी थे? नहीं, किसी भी बड़ी सल्तनत को गिराने के लिए आस्तीन के सांप जरूरी होते हैं। थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, जिसे दुनिया लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जानती है, उसने अरबों के दिलों में कौमियत का वो जहर घोला जिसने उन्हें अपने ही खलीफा के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्हें एक आजाद अरब रियासत का ख्वाब दिखाया गया, लेकिन इस ख्वाब की कीमत क्या थी? खिलाफत का खात्मा। मक्का के शरीफ हुसैन को बादशाहत का लालच दिया गया, मगर उसे क्या मालूम था कि वो जिस शाह पर बैठा है उसी को काट रहा है। जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं, पैसों से लड़ी जाती हैं। इस खेल के पीछे वो ताकतवर खानदान थे जो दुनिया की मईशत को कंट्रोल करते थे। रॉथस्चाइल्ड खानदान, जिसने बरतानवी हुकूमत को इस शर्त पर माली मदद दी कि वो फलस्तीन की जमीन पर एक खास रियासत के कयाम का वादा करे। 1917 का वो मनहूस बाल्फोर डिक्लेरेशन
एक ऐसा खत जिसने एक ऐसी कौम को जमीन देने का वादा किया जिसका वहां कोई हक न था। ये वो बीज था जिसने मशरिक़ वुस्ता को अब्दी जंग की आग में झोंक दिया। सियासतदानों ने समझा कि उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने सरहदें खींच दी, इसराइल कायम कर दिया और मुसलमानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन वो एक चीज भूल गए, वो पेशगोई जो इन तमाम साजिशों की अंजाम के बारे में थी। गौर कीजिए, सल्तनती उस्मानिया के खात्मे के बाद ही वो तमाम हालात पैदा हुए जो अल मलहमतुल कुबरा के लिए जरूरी हैं। खिलाफत का ना होना, फलस्तीन का मसला और दरियाए फुरात का खुश्क होना। सियासतदानों ने जो चालें चली वो आज हमें तीसरी जंग अजीम के दहाने पर ले आई हैं। वो समझते हैं कि वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, लेकिन हकीकत में वो उस अजीम फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका वक्त मुकर्रर हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक ट्रिगर होगा जो इस बिखरी हुई चिंगारी को एक आलमी एटमी आग में बदल देगा? क्या वो मस्जिद अक्सा की शहादत की कोशिश होगी, या दरियाए फुरात से निकलने वाला वो सोना जिसका जिक्र हदीस में है? तैयार रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम उस खूनी नक्शे को खोलेंगे जो आज के सुपर पावर्स ने तैयार कर रखा है। तारीख की किताबें लंदन या वॉशिंगटन में लिखी जाती होंगी, लेकिन इंसानियत की तकदीर का फैसला हमेशा मशरिक़ वुस्ता की इसी मुक़द्दस और लहू रंग ज़मीन पर होता है। ये वो खित्ता है जहां से 3 बड़े मज़ाहिब जुड़े हैं। और यही वो मैदान है जहां अल मलहमतुल कुबरा का स्टेज तैयार किया जा रहा है। सियासतदानों की चालों का सबसे बड़ा मरकज इसराइल। 1948 में जिस रियासत की बुनियाद एक महफूज पनाहगाह के तौर पर रखी गई थी, आज उसके पीछे एक गहरा मजहबी नजरिया काम कर रहा है। ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं है, ये हैकल सुलेमानी, थर्ड टेंपल की तामीर का जुनून है, जिसके लिए मस्जिद अक्सा की बुनियादों को कमजोर किया जा रहा है। मजहबी पेशगोइयों के मुताबिक इस हैकल की तामीर ही वो लम्हा होगी जब उनका मसीहा, जो मुसलमानों के नजदीक दज्जाल है, जाहिर होगा। क्या आपको लगता है कि आलमी ताकतें इसराइल की पुश्तपनाही सिर्फ सियासत के लिए कर रही हैं? नहीं, ये उस आखिरी जंग की तैयारी है जिसका स्क्रिप्ट सदियों पहले लिखा जा चुका था। ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं है, ये हैकल सुलेमानी, थर्ड टेंपल की तामीर का जुनून है, जिसके लिए मस्जिद अक्सा की बुनियादों को कमजोर किया जा रहा है। मजहबी पेशगोइयों के मुताबिक इस हैकल की तामीर ही वो लम्हा होगी जब उनका मसीहा, जो मुसलमानों के नजदीक दज्जाल है, जाहिर होगा। तेहरान से लेकर बैरूत तक और दमिश्क से लेकर सना तक ईरान ने एक शिया हिलाल, शियाइट क्रेसेंट तैयार कर लिया है। ये वो मज़ाहमत है जो इसराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये कशीदगी वाकई अल-कुदस की आज़ादी के लिए है, या ये वो कदीम ईरानी और अरब रकाबत है जो अब आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई याद कीजिए। तुम देखोगे कि नंगे पांव, नंगी बदन वाले चरवाहे बुलंदो बाला इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे। आज सऊदी अरब का विजन 2030 हो या इमारात की चकाचौंध, क्या ये इस बात की अलामत नहीं कि वो वक्त सर पर आ चुका है? क्या अरबों की ये मुआशी तरक्की और इसराइल के साथ इब्राहिमी मुआहिदे, इब्राहिम अकॉर्ड्स, दरअसल उस इत्तिहाद का हिस्सा हैं जो मुसलमानों को 2 हिस्सों में बांट देगा? मशरिक़ी वुस्ता की ये मोहरे अब अपनी आखिरी चाल चलने वाली हैं। एक तरफ इसराइल है जो अपने हैकल की खातिर पूरी दुनिया को एटमी आग में झोंकने को तैयार है। दूसरी तरफ ईरान है जो अपने वजूद की बका की जंग लड़ रहा है। और तीसरी तरफ वो अरब हैं
जो अपनी दौलत बचाने के लिए खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन याद रखिए, ये महज सियासी कशीदगी नहीं है, ये उस अल मलहमत अल कुबरा का दीबाचा है जिसमें शाम की सरजमीन, शाम, फलस्तीन, लुबनान दोबारा इंसानियत का मक्तल बनेगी। लेकिन इन सब के पीछे एक और खामोश हकीकत है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही है। वो दरिया जो सदियों से बह रहा है अब सूख रहा है, और हदीस के मुताबिक उसके नीचे से निकलने वाला सोने का पहाड़ वो फितना होगा जिसमें हर 100 में से 99 मर्द कत्ल हो जाएंगे। क्या तीसरी जंगी अजीम की असल वजह यही सोना होगा? क्या पाकिस्तान और तुर्की इस जंग में खामोश रहेंगे या वो भी इस आग का ईंधन बनेंगे? तैयार रहिए, अगले बाब में हम इस खूनी दरिया और पाकिस्तान के किरदार पर बात करेंगे। तारीख खुद को दोहराती नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सबक है जिसे इंसान बार बार भूल जाता है। आज हम जिस आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं उसके नक्शे इन कब्रिस्तानों में छिपे हैं जो पहली और दूसरी जंगे अजीम में बने थे। 1914 जब एक शहजादे के कत्ल ने पूरी दुनिया को जहन्नुम बना दिया। ये सिर्फ मुल्कों की जंग नहीं थी, ये खिलाफत उस्मानिया को मिटाने और मशरिक़ वस्ता में कब्जे की जंग थी। नतीजा 17 मिलियन अमवात और 4 अजीम सल्तनतों का खात्मा। सियासतदानों की चाल, जर्मनी को इस कदर जलील किया गया कि उसकी मट्टी से हिटलर जैसा इंतकाम पैदा हुआ। इबरत, क्या आज भी आलमी ताकतें रूस और चीन को इसी तरह दीवार से नहीं लगा रही जैसे 100 साल पहले जर्मनी को लगाया गया था? दूसरी जंगे अजीम ने दुनिया को वो तोहफा दिया जिसने मौत की तारीफ बदल दी, हिरोशिमा और नागासाकी। जब माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए कोयला बन गई, तब दुनिया ने समझा कि अब जंग जीतना मकसद नहीं बल्कि बका असल मकसद है। लेकिन अफसोस, सियासतदानों ने इस खौफ को भी हथियार बना लिया। आज 9 ममालिक के पास ऐसे बम हैं जो जमीन को 50 बार राख कर सकते हैं। अब रुख करते हैं उस खित्ते की तरफ जिसका जिक्र कदीम किताबों और जदीद जंगी कमरों, वॉर रूम्स में यकसां अहमियत का हामिल है, हिंदुस्तान। सियासत की इस गर्द के पीछे कुछ अबदी सच्चाइयां छुपी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो आज के दौर में हर्फ ब हर्फ सच साबित हो रही हैं। ग़ज़वा हिंद, द प्रोफेसी ऑफ द ईस्ट। अहादीस में मशरिक से उठने वाले उन लश्करों का जिक्र है जो हक का साथ देंगे। बहुत से उलमा इसे जनूबी एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान से जोड़ते हैं। क्या मौजूदा पाक भारत कशीदगी इसी अजीम मार्के का पेशखेमा है? पहली जंग अजीम में हमने खिलाफत खोई, दूसरी जंग अजीम में हमने एटमी मौत देखी, और अब तीसरी जंग अजीम में हम शायद अपना वजूद खोने वाले हैं। इंडिया की बढ़ती हुई ताकत, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, खुश्क होता हुआ फुरात और मशरिक़ वस्ता में दज्जाली कुव्वतों का क़याम, ये सब इशारे चीख चीख कर कह रहे हैं कि अल मलहमतुल कुबरा दूर नहीं। सियासतदानों ने अपनी चालें चल लीं, अब बारी है उस फैसले की जो आसमानों पर हो चुका है। सवाल ये नहीं कि अमेरिका ईरान के पीछे क्यों पड़ा है, सवाल ये है कि क्या ईरान वो आखिरी रुकावट है जिसे गिराए बगैर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अमेरिका और ईरान की ये जंग 1979 में उस वक्त शुरू हुई जब तेहरान की सड़कों पर मौत बर अमेरिका के नारे गूंजे। ईरान ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बालादस्ती को मानने से इनकार किया, बल्कि इसराइल के वजूद को तस्लीम करने से भी साफ इनकार कर दिया। वजह एक, प्रॉक्सी वॉर। ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हुसी बागियों की सूरत में इसराइल के गिर्द एक ऐसी मज़ाहमती दीवार खड़ी कर दी है जिसे तोड़ना वॉशिंगटन के लिए नामुमकिन बन गया है। वजह दो, एटमी प्रोग्राम। अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ ये है कि अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल जाएगा और इसराइल की बका खतरे में पड़ जाएगी। तारीख में कुछ हमवात हादसा कहलाती हैं और कुछ पैगाम। जब जनवरी 2020 में बगदाद की एयरपोर्ट पर जनरल कासिम सुलेमानी को एक अमरीकी ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया तो ये तेहरान के लिए एक खुला ऐलान जंग था। इसराइल के लिए ईरान एक ऐसा दुश्मन है जिसे वो सांप का सर करार देता है।
Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. वॉशिंगटन में बैठे सियोनी लॉबी के कारिंदे जानते हैं कि जब तक ईरान की फौजी और एटमी ताकत मौजूद है, तीसरा हैकल तामीर करना और दज्जाली रियासत का क़याम नामुमकिन है। इसीलिए कभी पाबंदियों के जरिए ईरान का मुआशी गला घोंटा जाता है, कभी उनके साइंसदानों को सड़कों पर कत्ल किया जाता है और कभी उनकी क़यादत को हादसात का शिकार बनाया जाता है। लेकिन क्या ये सब ईरान को कमजोर कर रहा है या उसे इस आखिरी मार्के के लिए तैयार कर रहा है? अहादीस में जिक्र है कि आखिरी जमाने में मशरिक से ऐसे लश्कर उठेंगे जिन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। क्या ईरान और अमेरिका की ये बढ़ती हुई कशीदगी ही वो ट्रिगर होगी जो तीसरी जंग अजीम का आगाज करेगी? क्या सदर रईसी की मौत उस अजीम फितने का एक बाब थी जो अब खुलने वाला है? मशरिक वुस्ता में ईरान अगर एक मज़ाहमती दीवार है, तो मशरिक में पाकिस्तान वो एटमी ढाल है जिसकी मौजूदगी आलमी शतरंज के खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी सरदर्द बनी हुई है। दुनिया में 9 एटमी ताकतें हैं, लेकिन सिर्फ एक मुल्क के एटम बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आलमी ताकतें जानती हैं कि पाकिस्तान की एटमी ताकत सिर्फ एक मुल्क का दिफा नहीं, बल्कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की वो गैरत है जो किसी भी वक्त फ़लस्तीन या हरमैन की पुकार पर बेदार हो सकती है। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर अमरीकी जनरलों तक सबके बयानात रिकॉर्ड पर हैं। वो कहते हैं कि एक गैर मुस्तहकम और एटमी पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन हकीकत में ये खतरा उनके उस दज्जाली निज़ाम के लिए है जिसे वो पूरी दुनिया पर मुसल्लत करना चाहते हैं। पाकिस्तान को मैदान जंग में हराना नामुमकिन है, इसीलिए दुश्मन ने एक नया रास्ता चुना, हाइब्रिड वॉरफेयर, मुआशी जंजीरें। पाकिस्तान को कर्जों के ऐसे जाल में जकड़ दिया गया है कि उसके फैसले वॉशिंगटन और IMF के कमरों में होने लगे। अंदरूनी खलफशार, सियासतदानों को आपस में लड़ाकर और अवाम को मायूस करके इस किले की बुनियादों को खोखला करने की कोशिश की जा रही है। गौर कीजिए, जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर संभलने की कोशिश करता है या अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद करने का सोचता है, तो अचानक मुल्क में दहशतगर्दी या सियासी बहरान क्यों पैदा हो जाता है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या इस एटमी दांत को निकालने की आलमी साजिश? अब आइए इस हकीकत की तरफ जो ईमान वालों का हौसला बढ़ाती है। अहादीस मुबारका में खुरासान, जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा शामिल है, से उठने वाले सियाह परचमों का जिक्र मिलता है। वो लश्कर जो बैतुल मक़दस की तरफ बढ़ेगा और उसे कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। क्या यही वो वजह है कि मगरिबी ताकतें इस खित्ते अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कभी पुरसुकून नहीं रहने देती? क्या उन्हें डर है कि अगर ये खित्ता मुत्तहिद हो गया तो उनकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जनाजा यहीं से उठेगा? भारत का जारहाना अज़ाइम और इसराइल के साथ उसका गठजोड़ ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ग़ज़वाए हिंद की पेशगोइयों के मुताबिक मशरिक की ये जंग आलमी जंग का वो हिस्सा होगी जो मुसलमानों को फतह अजीम की तरफ ले जाएगी। पाकिस्तान का एटमी होना महज एक फौजी ज़रूरत नहीं, बल्कि ये उस अल-मलहमतुल कुबरा के लिए कुदरत की एक ख़ास तैयारी मालूम होती है। लेकिन याद रखिए, दुश्मन खामोश नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करवाकर इन असासों पर कब्जे का प्लान बना चुका है। क्या हमारी क़यादत और अवाम इस साजिश को समझ पाएंगे? और इस सब के दरमियान वो कौन सा दज्जाली फितना है जो टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के लिबादे में जाहिर होने वाला है? क्या दज्जाल का ज़हूर एक डिजिटल हकीकत होगा? अगले बाब में हम बात करेंगे दज्जाल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वो टेक्नोलॉजी जो इंसानियत को गुलाम बना लेगी। क्या आपको लगता है कि तीसरी जंग अजीम सिर्फ मिसाइलों से लड़ी जाएगी? नहीं, ये जंग आपकी ज़हन, आपकी पहचान और आपकी आज़ादी के खिलाफ है। एक ऐसी जंग जिसका मकसद पूरी इंसानियत को एक मरकजी दिमाग का गुलाम बनाना है। सदियों से एक इस्तिलाह गर्दिश कर रही है,
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये सिर्फ एक सियासी नारा नहीं है, बल्कि ये उस शैतानी मंसूबे का नाम है जिसके तहत पूरी दुनिया की मईशत, फौज और मजहब को एक हाथ में जमा करना है। हदीस मुबारका में दज्जाल के फितनों का जिक्र मिलता है। वो एक जगह खड़ा होकर पूरी दुनिया को पुकारेगा, वो बारिश बरसाएगा, वो मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा। आज की टेक्नोलॉजी को देखिए, मसनूई ज़हानत AI जो आपके सोचने से पहले आपकी ख्वाहिश जान लेती है, साइबर वॉरफेयर जो एक क्लिक पर पूरे मुल्क की बिजली और पानी बंद कर सकती है, और अब एलॉन मस्क का न्यूरालिंक जो इंसानी दिमाग में चिप लगाने की तैयारी कर रहा है। डिजिटल गुलामी, क्या कैशलेस दुनिया दज्जाली फितने का हिस्सा है, जहां आपका खाना पीना और जीना सिर्फ एक डिजिटल अकाउंट से जुड़ा होगा, और अगर आपने सिस्टम की बात ना मानी तो एक बटन से आपको दुनिया से काट दिया जाएगा। अल मलहमतुल कुबरा का असल मकसद दज्जाल के लिए रास्ता साफ करना है। सहयूनियों का मानना है कि जब तक दुनिया में अफरा तफरी पैदा नहीं होगी, उनका मसीहा नहीं आएगा। इसीलिए वो मशरिक़ वुस्ता को आग में झोंक रहे हैं। वो जिसका इंतजार कर रहे हैं वो मसीहा नहीं बल्कि मसीहुल दज्जाल है। वो शख्स जिसकी एक आंख होगी और जिसका फितना तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा फितना होगा। क्या आपको लगता है कि वो कोई जिन या भूत होगा? नहीं, वो एक जीता जागता इंसान होगा जो टेक्नोलॉजी और जादू के मिलाप से खुदाई का दावा करेगा। दज्जाली निज़ाम के रास्ते में दो ही बड़ी रुकावटें हैं। वो ईमान वाले जो इसके फितने को पहचान लेंगे, वो अस्करी ताकतें जो इसके सामने झुकने से इनकार कर देंगी। इसीलिए पाकिस्तान को मुआशी तौर पर और ईरान को फौजी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये वो खित्ते हैं जहां से दज्जाल के खिलाफ हक की आवाज उठने का सबसे ज्यादा इम्कान है। लेकिन याद रखिए, बातिल जितना भी ताकतवर हो जाए, उसका अंजाम पहले से लिखा जा चुका है। जब जुल्म की इंतहा हो जाएगी, जब अल मलहमा अपनी उरूज पर होगी, तब एक ऐसी हस्ती का ज़हूर होगा जिसके कदमों की धमक से दज्जाली किले लरज़ उठेंगे। वो हस्ती कौन है? इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाप कहाँ होगा? और क्या हम उस दौर के लिए तैयार हैं? तैयार रहिए हमारी दस्तावेजी फिल्म के आखिरी और सबसे ताकतवर हिस्से के लिए, ज़ुहूर हक और बातिल की नाबूदी। अगर इंसानियत ने अपनी गलतियों से सबक ना सीखा और वो सुर्ख बटन दब गया, तो फिर तारीख लिखने वाला कोई नहीं बचेगा। तीसरी जंग अजीम कोई आम जंग नहीं होगी, ये जमीन के नक्शे से इंसान का नामो निशान मिटाने की जंग होगी। माहिरीन के मुताबिक अगर आज एटमी जंग छिड़ती है तो उसके नताइज किसी के तसव्वुर से भी बाहर हैं। इंसानी जानों का जियान, पहले 72 घंटों में 2 अरब से जायद इंसान लुक़माए अजल बन सकते हैं। न्यूक्लियर विंटर, फिजा में इतना धुआं और राख भर जाएगी कि सूरज की रोशनी बरसों तक जमीन पर नहीं पहुंचेगी। दर्जाए हरारत -20 डिग्री तक गिर जाएगा। फसलें तबाह हो जाएंगी और बाकी बच जाने वाले कहत से मरेंगे। टेक्नोलॉजी का खात्मा, EMP हमलों के नतीजे में हर किस्म की बिजली, इंटरनेट और मुवासलात खत्म हो जाएंगी। इंसान पत्थर के दौर में वापस चला जाएगा। लेकिन जब जुल्म की ये रात अपनी इंतहा को पहुंचेगी, जब दज्जाली ताकतें समझ लेंगी कि वो जीत चुकी हैं, तब अल्लाह का वादा पूरा होगा। अहादीस हमें बताती हैं कि इसी अफरा तफरी के आलम में इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। वो उम्मत को मुत्तहिद करेंगे और फिर वो लम्हा आएगा जिसका इंतजार सदियों से हो रहा है। दमिश्क के मशरकी मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, दज्जाल का कत्ल, सलीब का टूटना और एक ऐसे अदलो इंसाफ के निज़ाम का क़याम जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, ये शर और खैर की आखिरी लड़ाई थी। हम एक ऐसे दौर में जी रही हैं जहां हर गुजरता दिन हमें इस अजीम मार्के के करीब कर रहा है। पहली जंग अजीम ने खिलाफत छीनी, दूसरी ने एटम बम दिया और अब तीसरी जंग अजीम हमारे ईमान और वजूद का इम्तिहान लेने आ रही है।
सियासतदान अपनी चालें चलते रहेंगे, सरहदें बदलती रहेंगी, लेकिन याद रखिए, असल तैयारी सरहदों की नहीं, रूह की है। क्या आपका ईमान इतना मजबूत है कि वो दज्जाली फितनों को पहचान सके? क्या आप इस सफ में खड़े होने के लिए तैयार हैं जो हक का साथ देगी? तीसरी जंग अजीम या अल मलहमतुल कुबरा, नाम जो भी हो, फैसला करीब है, और वो फैसला बारूद नहीं, आपका ईमान करेगा। बराए करम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में कोई अच्छी बात जरूर लिखिएगा। अल्लाह हमारा मददगार हो। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर।